को इस घर में शादी हुए 1 ही साल हुआ था। क्योंकि वो नई नई थी, इसलिए सास उसे ज़्यादातर रसोई का ही काम दिया करती, जिससे वो अच्छे से खाना बनाना सीख जाए। पर वो ठहरी आलसी। अब उससे ये सब हो नहीं रहा था, तो वो 1 साल से अपनी जिठानी रेवती और अपनी सास की आवाज़ निकालने की कोशिश करती आ रही थी, जिससे वो इन सब कामों से बच सके। रेवती, आ रेवती, सुन, मैं मंदिर जा रही हूँ। तू बाकी का काम छोड़कर रात के खाने में दाल चावल आलू भिंडी रोटी और रायता बना देना, समझी? पर माँ जी, मैं तो आपकी अलमारी बना रही हूँ, आप ही ने तो कहा था। अरे वो सब छोड़ दे, पहले जल्दी से खाना बना दे, समझी? ठीक है माँ जी। रेवती सब काम छोड़कर रसोई में आती है, जहाँ योगिता अनजान बनने का नाटक करती है। अरे भाभी, आप क्या कर रही हैं यहाँ? मैं बना देती हूँ ना खाना। अरे नहीं माँ जी, अभी अभी क्या कर गई हैं मुझे सब कुछ बनाने को। तुम ना बस मेरी मदद कर दो। पर माँ जी ने तो मुझे बोला था खाना बनाने को। अरे अभी वो मंदिर जाने से पहले मुझे क्या कर गई। अच्छा ठीक है, आप बना लीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रेवती खाना बनाने लगती है और सब कुछ बनाने के बाद जब वो रायता बना रही थी, तब उसकी सास आ जाती है। अरे रेवती, तो यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे अलमारी बनाने को कहा था ना मेरी, तू सारे कपड़े छोड़कर यहाँ रायता बनाने बैठ गई। माँ जी, आप ही ने तो कहा था ये सब करने को, इसलिए तो मैं यहाँ आ गई। एक तो काम चोरी, ऊपर से सीना झोरी। अरे मैंने कब तुझसे कहा ये सब करने को? मैंने तो तुझे मेरी अलमारी बनाने को कहा था। मैंने भी भाभी से यही कहा कि मैं बनाती हूँ, पर वो मानी ही नहीं। हे भगवान, जिठानी क्या बन गई, खुद को मुझसे भी बड़ा समझने लगी है, हैं? मूर्ख। माँ जी, पर मैंने तो वो। बस एक लफ्ज नहीं, चल कान पकड़। माँ जी। चल जल्दी कर। योगिता ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका तो काम भी हो गया और जिठानी को सास से डांट भी पड़ी। पर अब उसे इस खेल में मज़ा आने लगा था, क्योंकि अब उसकी पकड़ सास की और जिठानी की आवाज़ पर पक्की हो गई थी। एक दिन योगिता अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। क्या बताऊँ माँ, इतना काम होता है यहाँ, और मेरी सास, वो तो बस दिन भर बैठी ही रहती है। योगिता अपनी माँ से बात कर रही थी, तभी उसकी सास कमरे के बाहर से जा रही थी, तो उसने अपनी आवाज़ जिठानी जैसी कर ली और सास की बुराई करने लगी। हाँ, क्या बताऊँ, एक नंबर की आलसी है मेरी सास तो। बस सारा दिन हुक्म चलाती रहती है, खुद तो कुछ काम करती नहीं, और हमें सारा ये करो वो करो, ये खाना बनाओ वो खाना बनाओ, और डांटती भी ना पूरा हिटलर की तरह। हमारे तो कर्म ही फूट गए हैं। कावेरी चुपचाप सब कुछ बाहर खड़ी सुन रही थी और गुस्से से लाल हो रही थी। उतने में योगिता उस कमरे के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। कहाँ गई है? अभी बताती हूँ इस रेवती को। मैं कामचोर, मैं हिटलर, बहुत खाती हूँ। कहाँ गई रेवती? रेवती, कहाँ गई? क्या हुआ माँ जी, आप इतने गुस्से में मुझे क्यों बुला रही हैं? पहले कान पकड़, चल चल कान पकड़। अब मैंने क्या कर दिया माँ जी? आप उठक बैठक कर, चल जल्दी कर। अरे माँ जी, आप तो स्कूल टीचर की तरह सजा देने लग जाती हैं। मैं आपकी बहू हूँ, 3रे क्लास में पढ़ रही, कोई स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं कामचोर, मैं हिटलर की तरह डांटती हूँ, बहुत खाती हूँ, हैं? चल चल 100 बार उठक बैठक कर। क्या टैलेंट है मुझ में, ज़रा भाभी को देखो कैसे उठक बैठक लगा रही हैं। योगिता अब इस बात का हर वक्त फ़ायदा उठाने लगी थी। कभी वो जिठानी की आवाज़ निकालकर सास को गुस्सा दिलाती, तो कभी सास की आवाज़ निकालकर जिठानी को अलग अलग तरीके से परेशान करती, और इस सब में डांट और सज़ा मिलती थी बेचारी रेवती को। एक दिन सास दरवाजे पर खड़ी है बाहर जाने के लिए। रेवती, कहाँ रह गई? इतनी देर क्यों लग रही है आने में? पता नहीं कहाँ रह गई है, इतना वक्त लगता है तैयार होने में। अब आएगा मज़ा। अरे रेवती, तू आ रही है, मैं अकेली ही चली जाऊं? इतनी ही तकलीफ है तो अकेली ही चली जाइए माँ जी। पर जाएंगी कैसे? आपको स्कूटर तो चलाना आता नहीं, और रास्ते आपको याद रहते नहीं, और बाज़ार में क्या लेना है उसकी लिस्ट भी आपको नहीं पता। पैसे गिनने में तो वैसे ही आपकी मौत आ जाती है,
फिर भी जाना है तो जाइए। रेवती, तुझे शर्म नहीं आती अपनी सास के सामने ये सब बोलते हुए? तू बाहर आ, अभी बताती हूँ तुझे। योगिता दूर खड़ी ये सब देख रही थी, पर उसे नहीं पता था कि इस बार रेवती ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था। अच्छा, तो ये बात है। देवरानी जी, आपने गलत इंसान के साथ ये खेल खेला है। मैं इस खेल की बहुत पक्की खिलाड़ी हूँ। अब जो खेल आपने शुरू किया है उसे ख़त्म तो मैं ही करूँगी। शाम को रेवती चुपके से योगिता का फोन ले लेती है और उसके पति कार्तिक को लगाती है और योगिता की आवाज में बात करती है। सुनिए जी, आज मम्मी जी ने मुझे थप्पड़ मारा। ये तो मैं आपसे प्यार करती हूँ इसलिए इस घर में हूँ, नहीं तो कब की चली जाती। अरे देखो योगिता, रो मत। तुम्हें तो पता है ना माँ का स्वभाव। मैं आकर उन्हें समझा दूंगा, तुम रोना बंद करो प्लीज। ठीक है, पर एक ही शर्त पर। आप आज खाना खाने के लिए बाहर लेकर जाएंगे और मेरे लिए तोहफे और साड़ी भी लेकर आएंगे तो ही मैं मानूंगी। अच्छा अच्छा, सब लेकर आऊंगा, तुम बस रोना बंद करो। ठीक है। अब आएगा मज़ा। देवरानी जी, रात को देखिए क्या क्या होता है। रात को कार्तिक बाहर से खाना, तोहफे, साड़ी सब कुछ ले आता है और गुस्से में अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। डांटना अलग बात होती है, पर ये सब। अरे ये सब क्या है? क्या किया है मैंने, बताएगा अभी कुछ? आपने योगिता को थप्पड़ क्यों मारा? वो कितना रो रही थी फोन पर, पता भी है आपको? अरे पागल हो गई है क्या? मैंने कब मारा तुझे? हैं, क्यों मेरे बेटे को भड़का रही है? अरे मैंने कब आपको कहा कि माँ जी ने मुझे मारा है? झूठ बोल रहे हैं ये माँ जी। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुमने कहा कि माँ ने मारा तुम्हें, इसलिए खाना, तोहफे और साड़ी लेकर आना। अरे ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा आपसे। देखा बेटा, कैसी गिरगिटाई है। पहले तुझसे ये सब मंगवाया और अब मेरे सामने तुझे ही झूठा बोल रही है। हाँ सही कह रही हो माँ। ये लो माँ, ये सब तुम ही रख लो। और भाभी, ये तोहफे आप रख लीजिए और खाना माँ गरीबों में बांट देना। और तुम मुझसे आज के बाद बात मत करना। अरे पर सुनिए तो। देखिए माँ जी, बेचारे देवर जी, इनका तो मूड ही खराब कर दिया देवरानी जी ने। सही कह रही है। चल कान पकड़, उठक बैठक कर। माँ जी प्लीज। मैंने कहा ना चल। इस बार योगिता को सही सबक मिल गया था। सजा के बाद रेवती योगिता के पास आती है और उसके पति की आवाज में कहती है, योगिता जरा आना तो। हाँ आई जी। मैं हूँ देवरानी जी। भाभी, आप इनकी आवाज में बात कर रही थी? मैं तो तुम्हारी माँ जी और देवर जी की आवाज़ भी निकाल सकती हूँ। मैंने उस दिन देख लिया था तुम्हें मेरी आवाज़ निकालती हुए, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुमने एक मिमिक्री आर्टिस्ट के साथ पंगा ले लिया है। अगली बार से याद रखना देवरानी जी। क्या? मिमिक्री आर्टिस्ट? हे भगवान, सॉरी भाभी, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। ये किससे पंगा ले लिया मैंने?